नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टिकोण संस्थान के इस YouTube चैनल में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ये हमारी व्याख्यान श्रृंखला है उसमें आज हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय इकाई है उसका यह आज व्याख्यान संख्या 4 है। इस व्याख्यान में आज हम क्या समझेंगे, इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले हम क्या क्या हमारे जो पूर्व व्याख्यान हुए हैं उसमें हम क्या क्या जान चुके हैं। हम हमारे पूर्व के व्याख्यानों में यह जान चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, इनमें क्या मूलभूत अंतर होता है। इसके साथ हमने यह भी जाना कि मानव विकास क्या है और क्या है मानव विकास सूचकांक। आज का जो ये अपना जो भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय का व्याख्यान में है, इसमें मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था कि आज का अपना जो ये व्याख्यान है, यह व्याख्यान अपने को सिर्फ भारतीय या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं, अर्थात अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसी कुछ अवधारणाएं हैं जिनको यदि हम समझ लेते हैं, जिनको हम जानते हैं, तो हमारा एक तो अर्थव्यवस्था को समझने में हमारे को मदद मिलेगी, साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आगे की जो हमारे व्याख्यान होंगे उनको हम समझ सकते हैं और हमारे पास में एक ऐसी समझ विकसित होती है कि हम हमारा अर्थव्यवस्था में किस प्रकार हमारी रुचि भी अधिक हो। तो आज के जो अपना व्याख्यान जो है इसमें हम समझेंगे कि अवसर लागत क्या होती है और किस प्रकार सेविंग है, किस प्रकार ऐसे कारक हैं कि जो हमारे को हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाते हैं, और ऐसे कौन से कारक हैं जो जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था का आकार छोटा होता है। और बचत, निवेश, इनका जो एक इनके द्वारा जो एक साख सृजन अर्थात क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा हम किस प्रकार पूंजी का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो आज जो ये अपने व्याख्यान है, इन्हीं छोटी छोटी अवधारणाओं को अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम समझेंगे कि अवसर लागत, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी इच्छाएं हैं वह हमारी असीमित होती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा हम हमारी अनलिमिटेड जो वांट्स होती है उनको पूरा करते हैं। यही हमारा अर्थशास्त्र था। तो जिस प्रकार लिमिटेड सोर्सेज होने के कारण और अनलिमिटेड हमारी वांट्स होने के कारण हमारे पास एक समस्या अर्थात प्रॉब्लम आती थी, और उस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हमें चॉइस करना पड़ता है, अर्थात चयन करनी पड़ती है। तो हम दो में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और जिसको एक को तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो जो हमें छोड़ना होता है, सेलेक्ट कर लिया वह तो हमारा हो गया, लेकिन छोड़ दिया उसका क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम। तो ऐसा कोई भी विकल्प जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता था जिसको हमने छोड़ दिया उसे हम अवसर लागत कहेंगे, अर्थात ऐसा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जिसका हमने त्याग कर दिया है, जिसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया है, वही हमारी अवसर लागत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ अवसर लागत? अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? यहाँ पर वह विकल्प जिसे हम छोड़ रहे हैं, जिसे सेलेक्ट नहीं कर रहे, उसे हम कहेंगे अवसर लागत। क्यों? क्योंकि दो में से किसी एक को ही हमें सेलेक्ट करेंगे और बाकी को हमारे को छोड़ना होगा, हमें त्याग करना होगा उनका। तो अब जो ये हमारा, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो क्या होती है हमारी अवसर लागत? अवसर लागत इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इसे हम क्या कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम उदाहरण लेते हैं, एक किसान है, एक किसान अपने खेत में जब भी किसी फसल का उत्पादन करना चाहता है, जैसे हर सीजन में उसे चयन करना होता है, तो उदाहरण के लिए जैसे अभी रबी की सीजन चल रही है, तो अपने भूखंड पर एक किसान चाहता है कि वह वर्तमान सीजन की किन किन फसलों का वह चयन करे। तो उसके पास में अपने सीमित भूखंड पर वह चाहे तो गेहूं का उत्पादन कर सकता है और वह चाहे तो जौ का उत्पादन कर सकता है। अर्थात उसने ये डिसीजन ले लिया कि वह गेहूं का उत्पादन करेगा, तो उसके पास में जो अदर बेस्ट विकल्प थे उनमें उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेट क्या था कि वह उनमें से जौ था उसके लिए, तो जौ का उसने त्याग कर दिया। तो और उसने चयन किसका किया, उसने गेहूं का उसने चयन कर लिया। तो जो जॉब था वह उसके लिए एक अवसर लागत अर्थात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इस प्रकार जो जिसका उसने त्याग किया है वह उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में, क्योंकि जिसका उसने किसान ने त्याग किया है अर्थात जिस विकल्प को उसने छोड़ा है उसकी वास्तव में कोई कीमत नहीं है, अर्थात उसको छोड़ने से किसान को तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वास्तव में होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रियल में ये कॉस्ट नहीं होती, जो रियल में आने वाला कोई खर्चा नहीं है। तो वास्तव में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल में आने वाला कोई खर्च नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि यह कोई रियल वास्तव में आने वाला कोई खर्च नहीं है, यह वास्तव में आने वाला कोई खर्च नहीं है, ये वास्तव में आने वाला कोई खर्च नहीं है, ये वास्तव में आने वाला कोई खर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यह तो एक सिर्फ वैल्यू है, क्यों, जो कि अपने आप में हमारे डिसीजन को जस्टिफाई करती है। क्योंकि जब भी नेक्स्ट ईयर या अगली बार अगले टाइम जब भी हम कोई निर्णय लें, तो निर्णय को हमारे जो अगली बार हम कोई चयन करें तो उसमें हमारी मदद कर सके। तो इस प्रकार हम क्या लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये हमारे को अगली बार कोई निर्णय लेने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है, हमारे निर्णय को जस्टिफाई करने में हमारी मदद करती है। इस प्रकार उसको वो ये देख सकता है कि पिछली बार उसने छोड़ा, पिछली बार उसने छोड़ा, उसकी मतलब कॉस्ट क्या, उसकी मतलब कॉस्ट क्या थी। और दूसरा क्या हुआ कि जिसका उसने सेलेक्ट कर लिया था, जिसको उसने सेलेक्ट किया उसका प्रॉफिट क्या था, जिसका चयन किया अर्थात चयन किया उसका प्रॉफिट क्या था। तो यह उसके पास में दो चीजें निकल के आई, इनके आधार पर वह अपना तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा और वह यह निर्णय ले सकेगा कि अपने डिसीजन को अंतिम रूप दे सकेगा अगली बार, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए और किस मुझे उसका चयन करने से मुझे ये लाभ हुआ या ये मुझे हानि हुई, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, अर्थशास्त्र एक अध्ययन है जो हमें चॉइस करना सिखाता है। और अर्थशास्त्र में हम चॉइस क्या करते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चॉइस करना सिखाता है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चॉइस करना सिखाता है, और गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चयन करना सिखाता है, क्योंकि किसमें उसका अधिक वेलफेयर है। तो हम देखते हैं, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट अपना पैसे का इन्वेस्ट करता है उससे भी ये देखना पड़ता है कि वह कहाँ इन्वेस्ट करे। इस प्रकार हम कहते हैं कि जहां भी जो चॉइस की चयन की जो
अध्ययन हमारे पास आता है वह हमारे पास अर्थशास्त्र है, और जिसको हम जहां हम उसे अप्लाई करते हैं वह हमारे लिए हम उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हम पहले के व्याख्यानों में हम जान चुके हैं। अब हमारे पास में आती है कि हर व्यक्ति, आप और मैं, जहाँ पे आप और मैं एक प्रोड्यूसर भी हैं और हम एक कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं से इनकम अर्न करता है तभी वह कहीं खर्च करता है, क्योंकि वही व्यक्ति जो कहाँ प्रोड्यूसर करता है तो वह कंज्यूमर भी होता है। हम कहीं से अर्न करते हैं तो ही हम फिर उसको कहीं पे खर्च करते हैं। यानी एक व्यक्ति जो उत्पादक है वह उपभोक्ता भी है, लेकिन जब वह प्रोड्यूसर है, अर्थात उसका काम यह सेलेक्ट करने का है कि वह किस उत्पाद का चयन करे, तब उसका ऑब्जेक्ट होता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। दूसरा, इसी प्रकार जब हम कंज्यूमर हैं, अर्थात मैं कंज्यूमर हूं, जिस समय मैं प्रोड्यूसर होऊंगा तब तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को देखूंगा, लेकिन जब मैं एक कंज्यूमर हूं तो वहां मैं ये चाहता हूं, वहां मैं जो डिसीजन लेऊंगा उसमें मुझे ये चाहिए कि उसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हम जहाँ पे कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन दोनों रोल हमारे लिए अलग अलग हैं। जब कहीं से अर्न करते हैं तो वहां हमें प्रॉफिट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिखता है, लेकिन जहां हम खर्च करते हैं तो वहां पे हमें सेटिस्फेक्शन अधिक चाहिए। इस प्रकार सब कुछ हम एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर होने के नाते या होने के बाद भी हम कुछ क्या करते हैं, सब खर्च करने के बाद भी हम कुछ बचत भी करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि आप किसी व्यक्ति की या हमारी किसी की 1000 रुपए की जो किसी की इनकम है और वह उसमें से 900 रुपए कंज्यूम कर लेता है, जैसे किसी के पास में 1000 रुपए की इनकम करता है ये, और उसमें से 900 रुपए का वह कंज्यूम कर लेता है, कहीं से अर्न करता है, और ये उसके क्या हो जाते हैं, कहीं पे वो कंज्यूम कर लेता है, अर्थात उपभोग कर लेता है, व्यय कर देता है। तो फिर भी लेकिन वह 100 रुपए की मतलब वह उसमें से क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। इस तो सेविंग है। इस सेविंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे पास में होता है, क्योंकि सेविंग बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है, क्योंकि जब हम कहीं से हमारी जो ये बचत है इसका हम किस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सेविंग है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो सेविंग है, 100 रुपए की जो सेविंग है, जब इस सेविंग को हम बैंक में या किसी अदर विकल्प में जैसे शेयर मार्केट में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, तो जब इसको हम जमा कर देते हैं तो यही जो सेविंग है हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इस सेविंग को जब हम इसको कहीं यूज कर लेते हैं, इसको डिपॉजिट कर देते हैं या इसको हम बिजनेस में लगा देते हैं या अदर जो कोई शेयर मार्केट वगैरह हमारे पास में है या म्यूचुअल फंड है, इसमें जब हम इसका सेविंग का हम कर देते हैं तो यही सेविंग हमारे लिए बन जाती है इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट बनना यह क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेविंग जब तक हमारे पास में यानी हमारी जेब में जब तक सेविंग है तब तक वह सेविंग है, लेकिन यदि इस सेविंग को अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही किसी देश के विकास की कड़ी है। क्योंकि जब सेविंग को हम सेविंग रखते हैं तो उससे कोई विकास नहीं होता। जिस प्रकार आपके पास 100 रुपए हैं, यदि इनको आप आज 2 साल 5 साल बाद जब भी कभी इनको निकालोगे तो आपका 100 रुपए ही रहेगा, लेकिन यदि आप इन विकल्पों में उसको निवेश कर देते हैं तो आपकी ये 100 रुपए की राशि बढ़कर आपकी मतलब कई गुना हो जाती है, जिसे हम अभी समझेंगे। क्योंकि जो ये हमारी सेविंग है यही जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है।
यदि इन 100 रुपये को हम निकाल लेते हैं, अगर जमा नहीं करें, तो हमारा क्या होगा कि जो ये मनी का जो फ्लो होता है वह नहीं होगा। इसीलिए हमारी सरकार जो है सेविंग पे अधिक जोर देती है, क्योंकि वह चाहती है कि लोगों की आदत बने, वो अपनी सेविंग को बैंक में जमा करें ताकि वह इन्वेस्ट में कन्वर्ट हो सके। उदाहरण के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसमें सरकार ने जीरो बैलेंस पर उन्होंने खाते खुले ताकि लोगों में क्या हो कि बैंकों की तरफ अर्थात जो सेविंग है उसको वो जमा करवाएं ताकि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ सके। इसी प्रकार डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं होती है, उसका भी ऑब्जेक्ट यही होता है कि सरकार डायरेक्ट पैसा बैंकों तक पहुंचाए ताकि उनके पीछे उसका लॉजिक क्या है, जो सेविंग है वह सेविंग ही नहीं रहे, ताकि वह उसे इन्वेस्टमेंट में बदल सके, उसका रूप बदल सके। तो ये मतलब क्रेडिट क्रिएशन में हमारी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जो ये क्रेडिट क्रिएशन है ये किस प्रकार से होता है, हम ये समझ लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से होता है। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन जो है हमारी सेविंग थी, हमारी जो सेविंग थी इस सेविंग के द्वारा यदि हम इससे हम क्रेडिट का अगर क्रिएशन हम करना चाहते हैं, साख का सृजन हम करना चाहते हैं, तो इसे हमको इन्वेस्टमेंट में बदलना होगा। क्योंकि जो सेविंग है, बचत है, इसके द्वारा हम साख का सृजन करते हैं। वो कब होगा साख का सृजन? तब होगा जब हम उसे निवेश करेंगे। और निवेश करने का काम जो क्या है कि हमारे लिए बैंक का काम होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक साख गुणक निकल के आता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसे हम कहेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी साख गुणक। ये क्या होता है? साख गुणक होता है। ये होता है हमारे पास एक 1/CRR। CRR क्या होता है कि यह बैंक, कॉमर्शियल बैंकों का जहां हम पैसा जमा करते हैं, वहां पे क्या होता है कि उन बैंकों को एक निश्चित अनुपात अपने पास कैश के रूप में रखना होता है और बाकी पैसे को वह अपना यूज में ले सकता है। तो ये हमारे पास में साख गुणक हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो साख का सृजन होगा, साख का सृजन जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, साख सृजन इसे हम कहते हैं साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन। कैसा होगा? क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सृजन किस प्रकार से हमारा होता है वो हम देखते हैं। वह होगा हमारा 1/CRR इंटू डिपॉजिट। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में 100 रुपए हैं, हमारे पास में 100 रुपए हैं। इन 100 रुपए को हमने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा कि बैंक इसमें से 3% अर्थात 3 रुपए रखेगा और बाकी का बचा हुआ 97% यानी 97 रुपए है, उसको वह अपने लोन के रूप में, किसी को ऋण के रूप में, इनको लोन के रूप में वह इनको प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब जिसको बैंक लोन देगा, तो ये जैसे किसी ने, प्रोड्यूसर ने, किसी ने, आम व्यक्ति ने, जिसने भी लिया, तो वह क्या होगा कि बैंक ने जिसको ऋण दिया है उससे बैंक को मतलब क्या होगा, बैंक को यहां से क्या इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
यहाँ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर क्या है कि वह प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा, और प्रॉफिट अर्न करेगा। और बाकी जब प्रॉफिट अर्न करेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह प्रोड्यूसर के रूप में एक कंज्यूमर भी है, तो वह खर्च करेगा। और बाकी जब वह अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद अपना पैसा जब वापस बैंक को देगा, तो बैंक के पास वापस जो पैसा आएगा उस पैसे को मतलब उस पैसे को वापस बैंक क्या करेगा, उस पैसे को वही 3% का रख के बाकी उस फ्लो को वापस क्या करेगा कि वापस मार्केट के अंदर उसको जरूरतमंद को वह लोन में देगा। तो इस प्रकार ये साख का सृजन जो होता है 1/CRR इंटू डिपोजिट। तो ये उदाहरण मैंने आपको यहाँ इसलिए समझाया ताकि हम इसको समझ सकें कि 1/CRR वर्तमान में हम मान सकते हैं कि हमारा CRR 3% है। तो यहाँ डिपॉजिट हमने किया 100 रुपये, तो ये हमारा 3% का मतलब 3/100 इंटू 100, तो ये हमारे पास में आ जाएगा मतलब 10,000/3, इसका मतलब लगभग 3,333। तो ये हमारा 100 रुपए का जो मनी का जो फ्लो होगा, ये बैंक के द्वारा साख का सृजन जो होता है वह इतना गुना 100 रुपए का हमारा इतना अमाउंट जो है ये इतना बन जाएगा यदि हम इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा साख सृजन का मतलब इस प्रकार से हमारी जो ये बैंक के थ्रू हमारी क्रेडिट क्रिएशन होती है। और ये जो इसी से हमारा जो साख सृजन है इसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा होता है कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण, यही हमारा पूंजी का निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि इस प्रक्रिया में कैपिटल फॉर्मेशन इस प्रक्रिया में हमारे पास में क्या हुआ है, नई पूंजी का निर्माण हुआ है। नई पूंजी का निर्माण या हम कह सकते हैं नई असेट का हमारे पास सृजन हुआ है। तो ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की जो एक ये प्रक्रिया है, इससे हम ये हमारे लिए सेविंग का एक इम्पोर्टेंस है। ये हमारा सेविंग का जो महत्व है हम इससे क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा हम इसको समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यदि सेविंग को हम अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत सी समस्याएं, हमारे पास आर्थिक समस्याएं आ जाती है। जैसा कि हम उदाहरण लेते हैं कि लॉकडाउन में हमारे पास में हुआ क्या कि जो हमारी सेविंग्स थी उस सेविंग्स को हमने समस्या क्यों हुई, उस सेविंग को हमने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं किया, अपितु हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट जहां हो रखा था उसको छोड़कर हमने सेविंग करना शुरू कर दिया। अर्थात जहां पे हमारा बैंकों में डिपॉजिट था उसको भी हमने निकाल लिया क्योंकि हमारे में भय व्याप्त था। और दूसरा क्या हुआ कि हमने डिमांड करना कम कर दिया। डिमांड करना कम कर दिया क्योंकि जितनी आवश्यकता थी उतना ही हमने आवश्यकता की पूर्ति थी उतनी ही डिमांड की, अतिरिक्त हम डिमांड नहीं कर पाए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये हमारी जो सेविंग थी वह इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो सेविंग का महत्व है वह कैसे है, क्योंकि हमारी जो एक इकोनॉमी होती है वह एक गुब्बारे की भांति होती है। क्योंकि जिस प्रकार एक गुब्बारा होता है, इस गुब्बारे में यदि हम जिस प्रकार हवा डालते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, और जब उसमें से हम हवा निकालते हैं तो उसका आकार छोटा हो जाता है, अर्थात वह छोटा श्रिंक होकर वह सिकुड़ जाता है। यही हमारे अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो होती है वह इकोनॉमी भी इसी गुब्बारे की भांति होती है। तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार बूस्ट करती है और किस प्रकार हमारी इकोनॉमी का मतलब वो आकार छोटा होता जाता है, क्षरण होता जाता है। इसको हम एक उदाहरण के लिए इस प्रकार देख सकते हैं। इसको यह हमारी इकोनॉमी है। अब इसमें हम देखते हैं, इस इकोनॉमी को हम जब हम हमारी इकोनॉमी को कुछ इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, अर्थात
जब हम इसके अंदर कुछ ऐसे कारक डालते हैं जिससे इसका आकार बढ़े तो उसे हम कहते हैं भरण, अर्थात इंजेक्ट करना। दूसरा, जब हम हमारे ऐसे कारण जिससे हमारी इकोनॉमी सिकुड़ती है वो क्यों होगा, जब हमारी कोई क्षरण होगा, हमारे पास में से हमारी अर्थव्यवस्था में कोई क्षरण होगा, अर्थात हमारा लीकेज होगा। तो ये कारक हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हमारे पास कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो किन किन कारकों से हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, अर्थात आकार बढ़ सकता है, और ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर सकती है। तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होने से हमारी इकोनॉमी का आकार बढ़ेगा। क्यों? कि हमारी आर्थिक गतिविधियां अधिक होंगी। आर्थिक गतिविधियों से क्या होगा कि पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट से पैसे आने से मतलब क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब दूसरा कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट हो गया। इसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंसेस बढ़ाती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस बढ़ाती है तो उससे भी क्या है कि इकोनॉमी को, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंसेस करती है, उदाहरण के लिए जैसे कोई भी किसी स्कीम में अपना पैसा लगाती है सरकार, कोई निर्माण कार्य करती है, तो निर्माण कार्य किसी प्रोजेक्ट में लगती है, तो वहाँ निर्माण का जो कार्य होता है उस निर्माण कार्य को जो किसी प्रोजेक्ट को लेना होता है, जो बिल्डर होता है वह भी आम व्यक्ति होता है। तो जब वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है तो उससे मतलब डिमांड से आगे से एक से आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि उससे जो उसमें जो काम आने वाली चीजें हैं उनका आकार बढ़ता है। और कुल मिलाकर जो ये है, इससे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है। इसी प्रकार तीसरा हम एक उदाहरण यहाँ पे, उदाहरण क्या जो कारक होता है वह होता है यदि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं अर्थात निर्यात बढ़ते हैं, निर्यात से क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा बाहर से आता है। इससे हमारी इकोनॉमी की आर्थिक गतिविधियां, हमारा उत्पादन बढ़ेगा और उससे हमारी इकोनॉमी को गति मिलती है, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। अर्थात ये ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम इंजेक्ट करते हैं, भरण का काम करते हैं और हमारी इकोनॉमी का आकार बढ़ता है। एक चौथा हम देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट होती है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का मतलब यहाँ क्या है, लोन। यदि इंटरेस्ट रेट आपकी मतलब अगर कम होगी, अर्थात कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग अधिक लोन लेंगे, अधिक ऋण लेंगे, अधिक ऋण लेंगे, तो सस्ता होने की वजह से वह अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी खर्च करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, और जो प्रोड्यूसर है वह सस्ता लोन लेने के कारण अपना उत्पादन को बढ़ाएगा और हमारी जो आर्थिक गतिविधियों की जो एक प्रक्रिया थी उसको और गति मिलेगी। तो इस प्रकार ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने का कारण है। अब इंटरेस्ट का मतलब जो प्रभावित क्या होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आरबीआई है तो अपना जैसे सीआरआर कम कर देगा, तो उससे क्या होगा कि बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा कि बैंक सस्ता लोन उपलब्ध करवा सकेंगे। इसके विपरीत, इन्हीं कारकों के विपरीत जब हम जाते हैं, हम हमारा इन्वेस्टमेंट की जगह यदि हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे सेविंग, और सेविंग करने से हमारे पास में क्या होगा कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होने से पैसे का सृजन आगे नहीं हो पाएगा और आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि पैसे का सर्कुलेशन
कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यह उल्टा है। दूसरा, इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस थी, यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस मतलब खर्च करने की जगह गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे। अगर टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास में पैसा कम होगा। उद्योगपति या जो भी बिजनेस काम कर रहे उन पे भी जब टैक्स बढ़ जाएगा तो उनके पास जो पैसा था, अतिरिक्त पैसा था, वो इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। तो इससे भी क्या है कि हमारी इकोनॉमी श्रिंक होने लगेगी। तो अभी जैसे हम लॉकडाउन में ही हम देखते हैं, क्योंकि जब सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कैसे किए, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब जो इकोनॉमिक पैकेज लेके आई, ताकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था कि उस पैसे को सरकार किसी प्रकार से, वो 20 लाख सरकार ने डायरेक्ट हमारे आम व्यक्तियों के पास में नहीं भेजे, उसमें ऐसे कारक अपनाए गए, उसने एक्सपेंसेस बढ़ाए, तो उससे क्या हो कि हमारी डिमांड बढ़ी। दूसरा, उसने टैक्स कम किया। टैक्स कम कैसे किया, जैसे टीडीएस है, सरकार ने टीडीएस को घटा के 10 से 7.5% कर दिया। अर्थात जब टैक्स घटाया तो टैक्स घटाने का मतलब भी वो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस में ही आएगा। क्यों कि वो एक्सपेंसेस उसने कम कर दिया, तो कम पैसा उसके पास में, जैसे 10 का 7.5% हो गया, तो टीडीएस कम कटेगा, तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास में अतिरिक्त पैसा उपलब्ध रहेगा। क्योंकि एक तो उसको जहां 10% देना पड़ता था और उसके पास 2.5% का जो अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट के द्वारा वह मांग बढ़ा सकता है अपना। तो उससे क्या होगा कि हमारी गतिविधियों को अंजाम मिलेगा। तो ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन जब दूसरी ओर सरकार टैक्स को इम्पोज करके टैक्स बढ़ा देती है, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा और वह डिमांड कम करेंगे। इस प्रकार हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह उसका आकार कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन की सारी जो चेन है वह हमारी मंद हो जाएगी। तो इससे हमारी इकोनॉमी श्रिंक होगी। तीसरा, हमने यहाँ देखा एक्सपोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात की जगह यदि हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने से हमारे पास में क्या होगा कि हमारा जो पैसा है, हमारा पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, वह हमारी इकोनॉमी में नहीं रहेगा। और इस पैसे का प्रवाह कम होने की वजह से, पैसा कम होने की वजह से सारी आर्थिक गतिविधियां हमारी धीमी हो जाएगी और उससे हमारी इकोनॉमी का आकार सिकुड़ेगा अर्थात श्रिंक हो जाएगा। अब चौथा कारक है जहां इंटरेस्ट रेट की हमने यहाँ बात की थी कम। यदि हमारे पास में हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से बैंक क्या है कि बैंक महंगा ऋण आपको उपलब्ध करवाएंगे। लोन महंगा होने से लोग कम ऋण लेंगे, कम ऋण लेने से क्या है कि वह कम खर्च कर पाएंगे। दूसरा, प्रोड्यूसर भी है, वह भी कम ऋण लेना पसंद करेगा। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियां हमारी संकुचित होगी, हमारी आर्थिक गतिविधियां वह धीरे हो जाएगी। इन सब इसका परिणाम जब हमने इंटरेस्ट रेट क्या कर दी, जब बढ़ा दी जाती है, यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा, तो ये ऐसे इकोनॉमी को श्रिंक करने वाले कारण हैं। इस प्रकार किस प्रकार हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और किस प्रकार हमारी इकोनॉमी श्रिंक होगी। तो यह जो हमारी अर्थव्यवस्था का हमने जो स्वरूप देखा कि अर्थव्यवस्था में हमने सेविंग का महत्व देखा। सेविंग, अब हम जो ये आज का हमारा जो ये सत्र रहा, इसमें हम देख सकते हैं कि अब सेविंग वैसे करना अच्छी है, लेकिन यदि हम सेविंग को अगर सेविंग ही रहने देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो किस प्रकार हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार हमारी इकोनॉमी है वह श्रिंक होती है, किस प्रकार आकार बढ़ता है, तो यह हमारे को जहां अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को हमारे को एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में हमारी परीक्षाओं के लिए समझने में उपयोगी होता है, साथ साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार हमारी इकोनॉमी की व्यवस्था रहती है। और इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे अवसर लागत है, ये भी पूछा जा सकता है। और किस प्रकार, जैसे मुख्य परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के कारण क्या क्या, कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं उनको बताइए, और किन कारकों से हमारी इकोनॉमी है वह श्रिंक होती है अर्थात आकार छोटा होता है। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। जैसे लॉकडाउन का जो समय था उसमें किस प्रकार इकोनॉमी को सेविंग्स ने और किस प्रकार डिमांड के कम किया आकार का,
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज का जो हमारा ये व्याख्यान है हमारे लिए हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, उसमें यह हमारे लिए लाभदायक रहेगा, उपयोगी रहेगा। और अब हमारे आज का मैं समझता हूँ कि पूरा हो गया। हम इसको मैं यहीं अपन क्लास को पूरी करते हैं, और जो अगली अपनी क्लास जो होगी, अपना जो अगला जो व्याख्यान होगा, उस व्याख्यान से अपन शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। तो अब आज इतना ही काफ़ी मेरे साथियों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।